हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे पॉलिटी सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ है उन सब को हम लोग देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें जो जो प्रोविज़न लाए गए थे, जो जो रिफॉर्म्स किए गए थे, चेंजेस लाए गए थे, उन सब को देखे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और 1935 के एक्ट के बाद से 1947 तक के एक्ट के बीच में जो जो नए नए मिशंस जैसे कि क्रिप्स मिशन लाया गया, बेवल प्लान लाया गया, CR प्लान लाया गया, इन सबको हम लोग इस डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में, उन सबको हम लोग देखेंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल का जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी वीडियो से रिलेटेड मैं डालता हूँ, आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी अपने वीडियोस आते हैं मेरे, उन सब की डिटेल्स और जो भी इन्फॉर्मेशन चैनल से रिलेटेड होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ से भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहती है, तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। तो जैसे कि मैंने बात किया, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल को, ठीक है। और ये क्राउन रूल का थर्ड वीडियो सीरीज है। फर्स्ट और सेकंड जो क्राउन रूल से रिलेटेड वीडियो सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने देखा था 1858 के एक्ट से 1909 के एक्ट के बारे में और 1919 के एक्ट के बारे में, 1935 के एक्ट के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक जो भी पीछे के वीडियोज़ हैं, ठीक है, वीडियो 1 से लेके वीडियो 4 तक का सारा डिटेल में आई बटन क्लिक करें, वहाँ पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो CR प्लान, वेवल प्लान जो आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन सबको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इन सबको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंस उसका है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में। और सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भी अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर को हम लोग देखेंगे। अगस्त ऑफर से पहले हम लोग कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अगस्त ऑफर से पहले जो ये आप देख रहे हैं 1935 में भी आप लोगों ने देखा होगा सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविज़न लाया गया सिख, एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए एक्सटेंड करके। और 1909 में मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। तो ये जो कहानी आप देख रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिस पे दोनों आमने सामने हो जाते हैं, किसी भी तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने होते हैं या डिमांड करना होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो दोनों का अलग ही मत हो जाता है। तो इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसका साफ डिमांड था कि 2 नेशन थ्योरी पे वो काम कर रहे थे, मतलब 2 सेपरेट देश को डिवाइड करने की बात कर रहे थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनियन बनाने के लिए, एक यूनिफाइड इंडिया पे विचार कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों में मतभेद शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा हूँ मैं वो नई है, इसमें हुआ क्या क्या है वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1887 की बात चल रही थी, ठीक है। 1887 के टाइम पे होता क्या है कि एक लीडर होते हैं सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, ठीक है, नाम याद रखेंगे, सैयद अहमद खान, ठीक है, और एक होते हैं राजा शिव प्रसाद, ठीक है। अब इन दोनों का क्या विचार था कि 1885 में, ठीक है, 1885 में आपको पता होगा INC फॉर्म होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है AO ह्यूम के द्वारा। सैयद अहमद खान और राजा शिव
प्रसाद का कहना था कि क्या बोल रहे थे, एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया जाए। एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाने की बात की थी इन्होंने, और इसको लेके अपील किया था जो भी एजुकेटेड मुस्लिम वर्ग थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन थे, उनको ये लोग कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप छोड़ दें और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी बात की गई थी हिंदू और मुस्लिम को बांटने की। इसके अलावा नेक्स्ट जब ईयर बीतता है तो 1906 के टाइम पे होता क्या है कि 1906 में आगा खान जो कि एक मुस्लिम डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, ठीक है, ये मिलने जाते हैं उस टाइम के प्रेजेंट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से, और वो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो किससे करते हैं, उस टाइम के जो वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, उनसे डिमांड करते हैं किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। इसके बाद से आपको पता होगा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है। और होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। कौन रखते हैं, आगा खान और सलीमुल्लाह, दोनों का नाम याद रखेंगे। नाम है आगा खान और सलीमुल्लाह, ये दोनों क्या बनाते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब 1909 में आपको पता होगा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, ये इसको क्या कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है मुस्लिम के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब 1916 की। ठीक है, 1916 का टाइम चल रहा था फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद था वो बढ़ते जा रहा था फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक अच्छी बात होती है कि कांग्रेस जो था, कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट के जो बात कर रहे थे मुस्लिम लीग उसको। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि 1919 में क्या किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया जाता है। और 1920 में एक जो पॉइंट होता है वो बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में राइट थोड़ा बढ़ने लगे थे। ठीक है, कॉमनल जो राइट था वो इंक्रीज हो रहा था, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे। इसको देखते हुए होता क्या है कि बहुत सारे राइट जो होने लगे हैं लार्ज नंबर में, तो एक आर्य समाज, आपको पता होगा आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के कुछ लोग थे जिसको आर्य समाजिस्ट बोल दें, तो आर्य समाजिस्ट थे, वो क्या करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट का नाम था शुद्धि, नाम याद रखेंगे, वैसे भी आ जाता है एग्जाम में कि शुद्धि, हिस्ट्री के पार्ट में भी देखेंगे इसको। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इस शुद्धि मूवमेंट में करते क्या वो लोग, जो लोग भी, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट में क्या होता है, जो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हिंदू से, उनको वापस से हिंदूज़्म अपनाने का क्या किया जाता है, आह्वान किया जाता है, मतलब कन्वर्टिंग टू हिंदूज, ये इसका मेन मकसद था। और इसके अपोजिट में मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, एक तबलीग और तंजीम नाम का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कॉमनल जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट होते दिख रहा है आपको कि 1887 के बाद सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद का जो एंटी कांग्रेस का जो विचार था, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाने का, वो कैसे कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ता है और मुस्लिम और हिंदू सेपरेट होने लगते हैं धीरे धीरे। और 1920 आते आते जो शुद्धि और जो कॉमनल राइट है उसके कारण क्या हो रहा है, अब इसके आगे होता क्या है कि नेक्स्ट बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं 1928 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1928 में क्या होता है, तो जिन्ना जो है वो 14 पॉइंट अपना रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 14 पॉइंट, इसको बोला जाता है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो करते क्या, 14 पॉइंट का डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड, और नेहरू रिपोर्ट को अपोज करते हैं यहाँ पे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ पे जिन्ना भी कर रहे हैं, 14 पॉइंट्स का अपना जो डिमांड था वो रखते हैं सामने। इसके बाद अब आगे क्या होता है कि 1930 के आसपास में, आपको पता होगा अभी तक गांधी जी आ गए थे। ठीक है, इंडिया कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी आ गए थे, तो गांधी जी का एक मूवमेंट चल रहा था 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए, गांधी जी कभी भी ऑफिशियली कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस से चूंकि जुड़े नहीं थे वो, तो वो उनकी बातों को हर वर्ग का, हर पार्टी का लीडर मानता था। तो मुस्लिम लीग भी उनको
मानते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई गांधी जी मूवमेंट चलाते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम ऐसा नहीं सिर्फ लड़ते थे, साथ साथ आकर अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जाते थे। ठीक है, आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ते थे। अब होता क्या है, यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। इसमें क्या था कि मुस्लिम ग्रुप्स जो थे, जैसे कि जमाते उलिमा ए हिंद, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये सब जो मुस्लिम फ्रंट थे वो सब पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। अब एक और आगे डेट बढ़ता है, 1937 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कि 1935 का एक्ट आता है। उसके बाद जो बात आती है कि उसके बाद होता क्या, सेपरेट नेशन की बात की जाती है। सबसे पहली बार यहाँ पे सेपरेट नेशन की जो बात की जाती है फ्रेंड्स, इसका नाम याद रखेंगे इनका, कि 1937 के बाद का जो टाइम था उसमें एक मुस्लिम लीडर होते हैं रहमत अली। ठीक है, नाम याद रखेंगे, रहमत अली। ये क्या करते हैं कि सबसे पहली बार क्या प्रपोज करते हैं, सेपरेट नेशन की बात करते हैं। और इस चीज़ों को जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सेपरेट नेशन की बात किया जाता है, तो इन चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है वो जो पोएट होते हैं इकबाल, उनके द्वारा इन चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये बातें आगे बढ़ती है। अब यहाँ से सेपरेट नेशन की बात की जाती है। सेपरेट नेशन की बात करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं 1940 तक। ठीक है, यहीं पे अगस्त ऑफर लाया जाता है 1940 के आसपास। ठीक है, तो 24 मार्च 1940 को डेट याद रखेंगे, 24 मार्च चल रहा था, 24 मार्च 1940 को क्या बोला जाता है कि एक पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया जाता है। मुस्लिम लीग के सेशन चल रहा था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है, लाहौर सेशन में। अब लाहौर सेशन किसका चल रहा था फ्रेंड्स, आईएनसी का नहीं चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं चल रहा था, ये चल रहा था मुस्लिम लीग का। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन चल रहा था उसमें पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया जाता है। अब यहाँ से बातें बदलने लगती है। अब 1940 में जो अगस्त ऑफर आता है वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, यहीं पे अगस्त ऑफर लाया जाता है, तो उसका कैसे कैसे इंपॉर्टेंस रहता है, उन सब की डिटेल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है कि अगस्त ऑफर अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ये कब से कब तक चला है, 1939 से 1945 तक। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1940 का टाइम। जब वर्ल्ड वॉर में जो 2 फ्रंट थे, एलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप, एलाइड ग्रुप से ब्रिटेन जो था वो फाइट कर रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश को इंडियंस की हेल्प बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो भी इसके एलाइड ग्रुप के मेंबर्स थे उनका कहना था कि इंडिया का सपोर्ट अभी इस वॉर में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। तो सारे जो ग्रुप मेंबर थे वर्ल्ड एलाइड ग्रुप के, वो सब डिमांड करने लगते हैं इंडिया को इस वॉर फ्रंट में लाना। अब इंडिया से जो भी सिपाही थे उनको इस वॉर में ले जाना था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ लालच देना जरूरी था। ठीक है, ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ लालच जरूर देते हैं ताकि हम लोग क्या हो, इसके जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी को लेके हम लोग थोड़ा इमोशनल हों और इस वॉर फ्रंट में जो वॉर चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 उसमें कूद जाए। तो इसके लिए ये लोग लाते हैं क्या, अगस्त ऑफर। देखिए, अगस्त ऑफर का सिग्निफिकेंस मतलब अगर बताऊं तो अगस्त ऑफर सबसे पहले एक पॉइंट आप याद कर लेंगे, इसको लाया गया था अगस्त 1940 में। ठीक है, इसीलिए इसको बोला क्या गया, अगस्त ऑफर। ठीक है, और इस टाइम जो वाइसरॉय हुआ करते थे, वाइसरॉय, ये कौन थे, लिनलिथ गो। नाम याद रखेंगे, लिनलिथ गो। ये क्या थे, वाइसरॉय थे इस टाइम। इन्होंने ये अगस्त ऑफर प्रपोज किया था। अब इसमें क्या क्या पॉइंट रखा गया था उन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया था वो बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस हम लोग देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस हम लोग देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि कोई भी अगर कंट्री है, ठीक है, सपोज ये कंट्री है, उसको सारे डिसीजन लेने का हक है, लेकिन मिलिट्री से रिलेटेड या और भी कुछ डिसीजन लेना हो तो उसके ऊपर कौन होगा, क्राउन होगा, क्राउन राज करेगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस में आप पूरे सोवरेन नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का स्टेटस का मांग किया जा रहा था। तो डोमिनियन स्टेटस अप्रूव किया जाता है यहाँ पे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आपको। दूसरा जो पॉइंट रखा जाता है इसमें, तो वाइसरॉय को, ठीक है, वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करने की बात किया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है और 1941 में 8 मेंबर मतलब इंडियंस के लिए खोला जाता है। तो 12 में से जो 8 होते हैं वो क्या कौन होते हैं, इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस का वो बढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगस्त ऑफर में और क्या लाया जाता है वो भी पॉइंट्स देख लेते हैं। अगस्त ऑफर में बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कब, आफ्टर द वॉर। क्या बोला जाता है, आफ्टर द वॉर, मतलब जो वर्ल्ड वॉर है वो खत्म होने के बाद आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनाई जाएगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो आप सेट कर लें, ठीक है। इसके बाद इस ऑफर को फेल होते हुए देखा जाता है। फेल क्यों होता है ये ऑफर, इंपॉर्टेंट था कि फेल क्यों होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फेल होने का रीजन ये था फ्रेंड्स कि कांग्रेस जो थे, ठीक है, इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। तो ठीक है, कांग्रेस रिजेक्टेड, कांग्रेस क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर दिए देते हैं। क्यों करते हैं रिजेक्ट कांग्रेस, क्योंकि इनका जो डिमांड था कांग्रेस का डोमिनियन स्टेटस का नहीं था, ठीक है। कांग्रेस जो डिमांड क्या कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। तो कांग्रेस इस स्टैंड पे खड़े रहते हैं और यहाँ पे डोमिनियन की मांग को खारिज कर देते हैं। इसके बाद में दूसरा जो लीग था इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग भी इसको नकार देते हैं, मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग जो थे वो वीटो जो दिया जा रहा था, वीटो की पावर को जो दिया गया था माइनॉरिटीज को, उसको वेलकम करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का जो मेन मकसद था वो क्या था, पार्टीशन, 2 भाग में बंटना जरूरी था, इंडिया और पाकिस्तान में। तो मुस्लिम यहाँ पे 2 अलग अलग डोमिनियन बढ़ते हुए नहीं दिख रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग भी इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगस्त ऑफर क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस अगस्त ऑफर के बाद जो गांधी जी का सत्याग्रह चला था वो सब आप देख लेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे। अगस्त ऑफर के बाद जो अगला मिशन लाया जाता है वो था क्रिप्स मिशन। तो अगला कौन सा रिफॉर्म आता है, क्रिप्स मिशन, इसको लाया जाता है 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे कि क्रिप्स मिशन जो लाया जाता है वो लाया जाता है स्टैफर्ड, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। और ये कब लाया जाता है, 1942 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि क्रिप्स मिशन कब लाया गया था, तो 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है। अब इनको भेजा जाता है मार्च 1942 में कि आप इंडिया जाइए और जो इंडिया और इंडियंस जो लीडर हैं वहाँ पे नेगोशिएट करिए किन चीज़ों को लेके, कि जो हम स्टेटस दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जा रही है इंडिया में, उन सब पे आप नेगोशिएट करके लीडर से आइए और हमारा जो ऑफर है वो उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए और उनके डिमांड को फुलफिल करता है कि नहीं, ये देख के आने के लिए इनको भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है, क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग कुछ बातें देखते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ है उन सबको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि आप ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया यूनियन, ठीक है, ऑफ ऑल इंडिया यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, ऑल इंडिया यूनियन फॉर्म कर लें विद डोमिनियन स्टेटस। मतलब कहने का कि आप फ्री होंगे किसी तरीके का पार्टिसिपेशन करने के लिए किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज में, यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, या कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो कॉमनवेल्थ में ऐड होने के लिए, उन सबको आप लोग इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर एक क्राउन होगा जो डिफेंस और बाकी सब मैटर्स को देखेगा। तो डोमिनियन स्टेटस आपके पास रहेगा, ठीक है। आप पूरे जो यूनियन इंडिया है उसको एज ए यूनियन बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं उनको, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के साथ। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट बोला गया इसमें कि आप फिर से वही बात
कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे, लेकिन कब? आफ्टर द वॉर। जो अगस्त ऑफर में बोला गया था वही बात यहाँ भी बोला गया, आफ्टर द वॉर। उसके बाद बोला जाता है कि जो डिफेंस होगा, ठीक है, जो डिफेंस का बात होगा, डिफेंस जो सिस्टम होगा वो कौन देखेगा? डिफेंस का एरिया वो रहेगा अभी भी ब्रिटिशर्स के हैंड में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ये रहेगा। उसके बाद और क्या बोला गया था कि 2 कंडीशन और रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, आप सुन लेंगे उस चीज़ों को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कोई भी प्रोविंस जो होगा अगर वो ज्वाइन नहीं होना चाहता है आपके साथ यूनियन में, तो आप उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना बना सकता है। दूसरा बात बोला गया था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगा और गवर्नमेंट होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करेगा? बैठ के नेगोशिएट करेगा, जो भी इफेक्ट है ट्रांसफ़र करने का पावर, जो पावर ट्रांसफ़र करने पे विचार करेंगे। और इसके साथ साथ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगे या जो भी और भी अलग अलग क्लास के लोग होंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग नेगोशिएट करेंगे इस चीज़ को। इतनी बातों को रखा गया था क्रिप्स मिशन में। इंपॉर्टेंट क्या था फ्रेंड्स कि क्रिप्स मिशन में सबसे बड़ी गलती क्या की कि जो कांग्रेस डिमांड कर रहे थे फुल इंडिपेंडेंस की, यहाँ डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। तो इस तरीके से कांग्रेस जो थे वो क्या करते हैं, इस मिशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था जो कि नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का मांग था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू क्या किया जाए, वोटिंग करवा के लोगों से मेंबर चुना जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या किया जा रहा था, नॉमिनेट किया जा रहा था प्रिंसली स्टेट्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था कोई भी, ये भी एक प्रॉब्लम था। उसके बाद इस क्रिप्स मिशन में कोई भी इमीडिएट प्लान नहीं था। किस चीज़ का इमीडिएट प्लान नहीं था कि कैसे आपको पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, पावर कैसे आपको दिया जाएगा इंडियंस को, उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं रखा गया था। तो पावर जो ट्रांसफ़र करने का प्लान था वो कुछ नहीं था। तो इस तरीके से ये क्रिप्स मिशन फेल होते हुए दिखा। और मुस्लिम लीग आपको पता होगा एज यूजुअल जो डिमांड कर रही है 2 नेशन की, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था। तो मुस्लिम लीग भी इसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो इसको गांधी जी ने बोला था इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह ये क्रिप्स मिशन सामने लाया गया था। अब इतनी बातें थी, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, अगस्त ऑफर आया, इन सबको आप लोग समझ गए होंगे कि फेल क्यों हो रहा था और क्या लाया जा रहा था। सब में एक ही बात किया जा रहा था, विद डोमिनियन स्टेटस। क्या एक बात किया गया था, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की अगस्त ऑफर में। इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस करके ला दिया गया, ऑल इंडिया यूनियन बना सकते हो आप, मतलब एक यूनियन बनाया जा सकता है और देश को जोड़ा जा सकता है, और भी राज्य हैं उनको जोड़ा जा सकता है इसमें इंडिया में, लेकिन विद डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना सकते हैं, लेकिन वॉर के बाद ये तो उसमें भी बोला गया था। डिफेंस जो था यहाँ पे बोला गया वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। तो ऐसा जो आईएनसी थे वो नहीं चाह रहे थे, या इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग भी नहीं चाह रहे थे ये होना, ठीक है। तो ये जो था क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बाद की, तो अगला लाया जाता सीआर प्लान, ठीक है। सी राजागोपालाचारी इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, 1944 में। 1944 में ये प्लान इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें क्या क्या था कि सी राजागोपालाचारी को पता था कि अब यहाँ पे जो 2 कंट्री है ये बट के रहेंगे, 2 नेशन का जो थ्योरी है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मुस्लिम लीग नहीं मानेंगे और पाकिस्तान को अलग करके मानेंगे। तो सीआर प्लान जो लाया गया इसके कारण बहुत से सारे राइट्स हो रहे थे फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लीडर्स का ये कहना था कि दंगे करने से अच्छा है कि आप बांट दो इसको। तो मुस्लिम लीग क्या करते हैं, इसको मुस्लिम लीग को बोला जाता है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए पहले तो, ठीक है। इसके बाद जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, तो इंटायर पॉपुलेशन से, यहीं पे ये मिशन फेल होते हुए दिखेगा सीआर प्लान। इंटायर पॉपुलेशन क्या करेगी, इसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी में इंटायर पॉपुलेशन होगा, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस में, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वोटिंग करेंगे, ठीक है, कि फॉर्म किया जाए सेपरेट सोवरेन स्टेट कि नहीं, इस चीज़ पे वोटिंग करेंगे। तो कि फॉर्म करना चाहिए कि नहीं। तो अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था वो पहले तो इंटायर पॉपुलेशन को चाहता ही नहीं था। तो अगर ऐसा होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ही नहीं आती, ठीक है।
तो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मतलब उनके जो विचारधारा थी क्लियर थी कि जो भी मुस्लिम होंगे वो सिर्फ मुस्लिम मेंबर को ही वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया इंटायर पॉपुलेशन इस रेफरेंडम में काम करेंगे कि सेपरेट नेशन लाया जाए कि नहीं लाया जाए। ठीक है, 90% तो मुस्लिम चाह ही रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी पे काम हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉलोअर थे वो मुस्लिम लीग के फॉलोअर थे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इस तरीके का जो प्लान लाया जाता है इसके कारण मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और CR प्लान भी यहाँ पे फेल हो जाता है। इसको गांधी जी सपोर्ट करते हैं इस प्लान को, लेकिन वीर सावरकर जो थे वो कंडेम किए थे इस प्लान को। CR प्लान के फेल होने के बाद वेवेल प्लान लाया गया। अब वेवेल प्लान क्या था इसको भी देख लेते हैं। तो वेवेल प्लान लाया गया था फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड वेवेल को भेजा था इंडिया में टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद इंडियन लीडर्स। मतलब फिर वही बात कि इंडियन लीडर्स से नेगोशिएट करो बातों को कि क्या वो चाहते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक प्लान बनाया गया जिसको लॉर्ड वेवेल ने बनाया था। ये उस टाइम के वाइसरॉय थे, इसी को बोला जाता है वेवेल प्लान, और इसको अनाउंस किया गया था 14 जून 1945 को। डेट याद रखेंगे वेवेल प्लान कब आया, तो 14 जून 1945 को वेवेल प्लान आया था। अब इसमें क्या क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि जो सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, काउंसिल में एक्सेप्ट वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, इन दोनों को छोड़ के सभी जो होंगे वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, सब एग्री थे। इसके अलावा इनको के बोला गया था इनके द्वारा कि हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात अलग हो जाती है फ्रेंड्स। हिंदू का जो उस टाइम पॉपुलेशन हुआ करता था 75% प्लस हिंदू पॉपुलेशन था, और बाकी जो थे मैक्सिमम 25% में बाकी सब अदर धर्म के लोग थे। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात बहुत गलत हो रही थी। हिंदूज जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से बोले तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो नहीं चाहते थे इस तरह का होना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से वेवेल प्लान क्या होता है, फेल होते हुए दिखता है। और इसमें क्या बोला गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए डिफरेंट पार्टीज के, ठीक है, वो एक ज्वाइंटली सबमिट करेंगे एक लिस्ट को टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेशन होगा उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन को जो नॉमिनेट किया जाएगा उसके लिस्ट को सबमिट करेंगे वाइसरॉय को, अलग अलग पार्टी। इसके अलावा बोला गया था इसमें कि जब वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद जो नेगोशिएट किया जाएगा, ठीक है, वो ओपनली नेगोशिएट किया जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें और आगे वेवेल प्लान में जो बातें बोली गई थी उन सबको देख लेते हैं। इसमें बोला गया था और फ्रेंड्स कि जो डिफेंस होगा इंडिया का वो अभी भी ब्रिटिश हैंड में रहेगा। तो ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रिटिश के हाथ में जो ये रखा गया था, जो डिफेंस था, वो भी एक तरीके से हमारे सोवरेन होने के रास्ते में अड़चन था। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो होता है क्या होता है कि इसको भी कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब रिजेक्ट किया जाता है तो मुस्लिम लीग का जो स्टैंड था, ठीक है, वो क्लियर स्टैंड था। आपको पता है कि जो अदर क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लास, सिख, क्रिश्चियंस, ये सब जो हैं, कांग्रेस इन सबको एक तरीके से कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी, कांग्रेस को ये एक्सेप्ट कर लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग था अलग थलग पड़ रहा था, मतलब अकेले पड़ रहा था, और 1/3 मेजोरिटी बच रहा था मुस्लिम लीग के पास। ठीक है, अगर ये लोग अलग हो जाते हैं टोटल, अगर कांग्रेस में मिल जाते हैं तो 1/3 मेजोरिटी मिल जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग चाहता था क्या, 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूवल होना। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का जो स्टैंड था इसमें, कांग्रेस चाहती थी, हिंदू पार्टी बन गया जो कांग्रेस, उसको खत्म करना। तो इस कारण जो वेवेल प्लान था वो एक तरीके से जो चर्चिल के मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, रियल कैरेक्टर को दर्शाता है चर्चिल के, क्योंकि कैसे ये चाहते थे कि जिन्ना का जो पोजीशन हो वो स्ट्रेंथ मिले उसको, और वर्चुअल वीटो के साथ मुस्लिम लीग पावरफुल बने। इस तरीके से ये पार्टीज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आता है कैबिनेट मिशन की बात। तो उस टाइम जो थे ब्रिटिश जो पीएम हुआ करते थे, नाम जरूर याद रखे, पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन थे, और जो इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखते हैं इसमें, इस टाइम जो फरवरी 1946 में, ठीक है, इंडिया भेजा जाता है क्लीमेन
एटली गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री अभी कौन है, क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा एक मिशन भेजा जाता है। मिशन में जो मेंबर्स थे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में कि कौन कौन क्रिप्स मिशन के प्लान में जो मेंबर भेजे गए थे वो कौन कौन थे। तो पैट्रिक लॉरेंस को भेजा गया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, क्रिप्स मिशन वाले, एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों को भेजा गया था किसके लिए, कैबिनेट मिशन प्लान के लिए। और ये प्लान लेके फरवरी में इनको भेजा गया था और मई 16, 1946 को ये प्लान पब्लिश कर दिया जाता है। अब इस प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है उन सबको देख लेते हैं। इस प्लान में एक एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, इंडियन लीडर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है इंडियन लीडर्स के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा इंडिया के लिए, उन सब से रिलेटेड। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी फॉर्मुलेट किया जाएगा। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा मेजर इंडियन पार्टीज को। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसमें वो हम लोग देखते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया गया था फ्रेंड्स, कि जो भी प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली थी, उनको 3 सेक्शन में बांट दिया गया था। तो सेक्शन ए और बी और सी के नाम से 3 सेक्शन में प्रोविंसेस को बांट दिया गया था। सेक्शन ए में कौन कौन से प्रोविंस आते थे वो उनको देख लेते हैं, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस, उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको अभी यूपी बोलते हैं, उसके अलावा बिहार और उड़ीसा, इन सबको बांटा गया था। किसमें, सेक्शन ए में रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि ये लोग क्या थे, हिंदू मेजोरिटी स्टेट थे, ठीक है, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस था। सेकंड जो बांटा गया जाता है सेक्शन बी में, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था पूरे प्रोविंस को। सेक्शन बी में किसको किसको रखा जाता है, पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके बाद सिंध को, ठीक है, इन तीनों को रखा गया था किसमें, सेक्शन बी में। क्यों रखा गया था, क्योंकि ये सब क्या थे, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे। तीसरा जो लाया गया था सेक्शन सी, 3 सेक्शन में रखा गया था। सेक्शन सी में लाया गया था, किसको किसको रखा गया था ये ध्यान रखेंगे, बंगाल और असम को, 2 प्रोविंस था, बंगाल और असम को रखा गया था। ये भी क्यों रखा गया था, क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थे। अब देखिए ये 3 जो ग्रुप बनाया गया था इसमें क्या क्या पावर दिया गया था। ये 3 टायर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट सिस्टम आपको दिख रहा था। मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो तीनों सेक्शन होंगे ये सब इंडिपेंडेंट अपना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर लेके रहेंगे। मतलब हर एक सेक्शन को अपना संविधान बनाने और उसको लागू करने का अधिकार तीनों सेक्शन को अलग अलग दिया गया था। मतलब अलग अलग सेक्शन अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एक यूनियन का कानून बनेगा, मतलब एक पूरे इंडिया, यूनिफाइड इंडिया का कानून बनेगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, यूनियन का जो कानून बनेगा वो सेक्शन ए के मेंबर, सेक्शन बी के जो सीटिंग होगी, तीनों जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटिंग होगी, जिससे मिलकर डिसाइड करेंगे क्या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए वो कैसा बनाया जाए। उन सब फॉर्मेशन पे डिसाइड करेंगे, बातों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद और क्या था, एक कॉमन सेंटर बनाया जा रहा था जो कंट्रोल करेगा डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को। मतलब कि एक तरीके से बोलें तो एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया जा रहा था इंडिया को, ठीक है। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। अब देखिए कैबिनेट मिशन में होता क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग 6 जून को, ठीक है, क्या करते हैं, इसको मान जाते हैं, ठीक है। 6 जून को क्या करते हैं, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और कांग्रेस क्या करती है कि 24 जून को कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। यही 2 मेजर पार्टी थी अभी। तो इन दोनों के एक्सेप्टेंस के बाद तो होता क्या है कि 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को मुस्लिम लीग इससे विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं। होता क्या है, विड्रॉ करने का रीज़न क्या था कि नेहरू ने 10 जुलाई को एक स्टेटमेंट दिया था। इस मैटर पे क्या बोलते हैं, नेहरू के स्टेटमेंट पे जिन्ना जो होते हैं वो इसको डिसअप्रूव कर देते हैं और
16 अगस्त, ठीक है, डेट याद रखेंगे 16 अगस्त, 16 अगस्त को जिन्ना क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर देते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे में आपको पता होगा बहुत सारे कॉम्युनल राइट्स हुए थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, ठीक है, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर जो कि उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा कॉम्युनल राइट्स होने लगा था मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत, ठीक है। अब जो भी राइट होने लगा फ्रेंड्स, दंगे होने लगे, तो इसको देखते हुए जल्दी से बेबल जाते हैं आईएनसी के पास, कांग्रेस के बाद, और 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को क्या करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बात करते हैं। तो इस पे कांग्रेस राजी हो जाती है, नेहरू जी राजी हो जाते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। लेकिन वेबल क्या करते हैं, चुपचाप से मुस्लिम लीग को भी इस इंटरिम गवर्नमेंट में किसी तरीके से मना के लाने में कामयाब हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को क्या करती है, इस इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में इनके मेंबर को भी पोस्ट दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें 14 मिनिस्टर का इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है फ्रेंड्स। अब जो मिनिस्टर्स थे उनको लिस्ट को देख लेते हैं एक बार। तो ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये सारे कौन है, मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं। और ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये सारे नेशनल कांग्रेस आईएनसी के लीडर्स थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाता है, जैसे लियाकत अली खान को, अब्दुल रब निस्तार को, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर को, ठीक है, गजनफर अली खान को, जोगिंदर नाथ मंडल को, इन सबको क्या किया जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट में पोस्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। यह था कैबिनेट मिशन प्लान फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक इलेक्शन करवाया जाता है सबसे पहले। अब इस इलेक्शन में क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक इलेक्शन करवाया जाता है, जिसमें टोटल जो सीट होते हैं 389 सीट होते हैं। इसमें से 296 सीट्स किसके लिए दिया जाता है, ब्रिटिश इंडिया के लिए दिया जाता है, और 93 सीट नॉमिनेट करेंगे प्रिंसली स्टेट से। अब इस 296 में इलेक्शन होता है फ्रेंड्स, और कांग्रेस 208 सीट जीत जाती है, मुस्लिम लीग 73 सीट जीत जाते हैं, और जो बाकी बचा 15 सीट है वो सब अदर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कांग्रेस था एक मेजर पार्टी उभर कर सामने आता है, जिसके कारण से जो मुस्लिम लीग को लग रहा था कि अब ये पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ों का हम लोग पावर में नहीं आए उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे। तो जो अलग डिवाइड करने का, जो दो डोमिनियन बनाने की बात है, वो मुश्किल से ही अब हो पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कैसे बेवल प्लान फेल हुआ, क्रिप्स मिशन आया वो भी फेल हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, वो सब कैसे कैसे काम कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसके अलावा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात चल रही है वो अभी नया मुद्दा नहीं डेवलप हुआ है फ्रेंड्स। इस बात को 1934 से ही एमएन रॉय के द्वारा लाया गया था। तो इन सब जो हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, इन सब के एक बैकग्राउंड के ओवरव्यू को देखते हुए 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप जितने भी हैं उन सब में, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इस रेफरल कोड के तहत आपको वहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा अनअकैडमी पे एसएससी का CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग से रिलेटेड SBI, RBI, रेलवे के NTPC, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हो, वहाँ से देख ले, या आई बटन क्लिक करें, वहाँ भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।